वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि मोरान शिमी के लिए खाना बनाता है और वो सोचता है कि वो चिवन्नी को बुलाए कि नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर बाकी चैप्टरों से ज़्यादा मेमोरेबल होगा। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सूरज की किरणें काफ़ी ज़्यादा चमक रही थीं और धर्मशाला के अंदर काफ़ी सारे लोग आने लगते हैं। क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा शोर था तो मोरान वेटर से कहता है कि सारा खाना उनके कमरे में भिजवा दें और अंत में वो चिवन्नी को भी बुला लेता है। आखिरकार वो उसका शिज़न है और फिलहाल वो इस दुनिया का राजा नहीं है, तो उसे चिवन्नी को बुलाना पड़ता है। कमरे में 3 कटोरी नूडल्स के रखे हुए थे जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे थे। ऊपर से जिस तरह से उसकी सजावट करी हुई थी वो तो लाजवाब थी। मोरन जानता था कि शिमी को उसी की तरह स्पाइसी खाने का शौक है, तो वो उन नूडल्स को काफ़ी चटपटा और तीखा बनाता है और उसका अंदाज़ा सही भी जाता है। शिमी जैसे ही उन नूडल्स को देखता है उसके मुंह में पानी आने लगता है, जिसे देख मोरान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और जब शिमी उसे खाता है तो मोरान पूछता है, क्या ये सही बना है? शिमी कहता है, सही? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब हम बात चिवन्नी की करते हैं। वहाँ चिवन्नी जो चुपचाप बैठा हुआ था और वो कुछ नहीं कह रहा था, ना ही वो कुछ खा रहा था। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे खाने को नहीं बल्कि पहाड़ चढ़ने को बोल दिया हो। लेकिन मोरान उस पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है, अच्छा, तो जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ये सुनकर शिमी की आंखें नम हो जाती हैं और वो मोरान की ओर एक प्यारी सी मुस्कान देता है। सब सही चल रहा था, लेकिन मोरान को दिक्कत ये थी कि शिमी और मोरान के बीच चिवन्नी बैठा हुआ था, जिससे वो शिमी से खुल के बात नहीं कर पा रहा था। शिमी इस कटोरी में से बीन स्प्राउट नहीं खा रहा था और ना ही वो सॉसेजेस खा रहा था, लेकिन उसे बीफ काफ़ी पसंद था तो वो वही खाए जा रहा था। मोरान ये बात देखता है और उसकी कटोरी में से बीन स्प्राउट और सॉसेजेस को ले लेता है और अपने कटोरी में से बीफ लेकर शिमी के कटोरी में रख देता है। आखिरकार शशांक पीक के मैंगपो हॉल में सारे डिसिपल्स साथ में ही खाना खाते हैं, तो शिमी को ये बात कोई अजीब नहीं लगती कि अगर मोरान उसके खाने में कुछ रख देता है तो। और वो स्माइल करके पूछता है, तुम्हें बीफ नहीं पसंद? मोरान कहता है, नहीं, मुझे बीन स्प्राउट पसंद है, इसीलिए तो लिया। वहीं चिवन्नी फिर अपनी कटोरी में से सॉसेजेस और बीन स्प्राउट लेता है और मोरान की कटोरी में डाल देता है और कहता है, मुझे बीन स्प्राउट नहीं पसंद, और अपने कटोरी से बीफ लेकर शिमी की कटोरी में रख देता है और कहता है, मुझे बीफ भी नहीं पसंद। और फिर बाद में वो अपनी कटोरी को वापस निहारने लगता है, पर वो कुछ खाता नहीं। शिमी पूछता है, शिज़न, क्या आपको ये पसंद नहीं? चिवन्नी कुछ नहीं कहता और वो शांति से अपना सर नीचे करके एक पीस उठाता है और उसे थोड़ा सा चबाता ही है कि उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शांति से उन चॉपस्टिक को टेबल पर रखता है और बोलता है, मूवी यू, क्या तुमने इसमें मिर्च का पूरा डिब्बा छोंक दिया है? वहीं मोरान, जो कि सोचता है कि वो सबसे अच्छा बावर्ची है और ऊपर से उसने इसे बनाने में इतनी मेहनत करी है, तो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। वो एकदम हक्का बक्का रह के चिवन्नी की ओर देखता है और इनोसेंटली पूछता है, क्या? उसे लग रहा था कि इसने कुछ गलत सुना। आखिर उसके नूडल्स की कोई बुराई कैसे कर सकता है? चिवन्नी फिर बोलता है, क्या ये खाना तुमने इंसानों के लिए बनाया था? क्या ये खाने लायक है? मोरन अपनी आंखें झपकाता है। उसे अब भी चिवन्नी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो गुस्से में पूछता है, ये खाने लायक कैसे नहीं है? चिवन्नी तीखी नज़रों से मोरान की ओर देखता है और कहता है,
ये मेरे गले के नीचे तक नहीं उतर रहा। मोरान एकदम से चौंक जाता है। क्या? ये कला उसने जेड फाइन हाउस से सीखी है और उसकी कला का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो कहता है, शिजन, आप ना, वैसे भी आपको पसंद क्या आता है? शिमी माहौल को गर्म होने से रोकता है और बोलता है, शिजन, आपने पूरी रात कुछ नहीं खाया था। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा खा लीजिए। च्वेनिंग उठ खड़ा होता है और बोलता है, मुझे तीखा खाना पसंद नहीं। और ये कहने के बाद च्वेनिंग बाहर चला जाता है। अब केवल वो दोनों ही थे टेबल पर, जो कि काफ़ी शांत थे। शिमी फिर कहता है, शिजन को तीखा खाना पसंद नहीं। मैं ये बात कैसे नहीं जानता था? आरान, क्या तुम जानते थे? मोरान कहता है, मैं। और वो च्वेनिंग के नूडल्स के कटोरे की ओर देखता है, जो कि उसने मुश्किल ही छुए थे, और अंदर ही अंदर गुस्से में कहता है, मैं नहीं जानता। ये झूठ था। वो जानता था इस बारे में। मोरान अच्छी तरह से जानता था कि च्वेनिंग को तीखा खाना पसंद नहीं। बस बात इतनी थी कि वो फ़िलहाल इस बारे में भूल गया था। और आखिर वो इस बारे में कैसे न जाने? उसने च्वेनिंग के संग पिछले जन्म में पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताई है। उसे सब पता है कि च्वेनिंग को क्या पसंद है, क्या नहीं, वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता। लेकिन उसने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं करी, इसीलिए उसे ये बातें याद ही नहीं रहती। अपने कमरे में आने के बाद च्वेनिंग सीधा बिस्तर पर लेट जाता है और दीवार की ओर करवट ले लेता है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ना ही वो सो पा रहा था। कंधे पे चोट की वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा खून खो दिया था और साथ ही साथ उसने काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूं ही ज़ाया करती थी। और उसने तब से लेकर कुछ नहीं खाया था, तो ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी। वो इतना अच्छा नहीं था कि वो अपना ध्यान अच्छे से रख पाए। जब भी वो बुरे मूड में होता तो वो कुछ नहीं खाता था, जैसे कि गुस्से से ही वो अपना पेट भर लेगा। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो गुस्सा किस बात पे है, या फिर उसे पता थी लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहता था। और वहीं शांति में ही च्वेनिंग की आंखों के सामने एक दृश्य नजर आता है, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने एक इंसान था जो कि प्यारी सी मुस्कान दे रहा था, जिसके डिम्पल्स भी निकल रहे थे। उसकी पर्पल आंखों में एक तेज था जो कि किसी को भी खुश कर सकता है। वो और कोई नहीं, मोरान था, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। च्वेनिंग अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और फिर उसको काफ़ी कस के दबाता है। वो उसके बारे में और नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि इस इंसान से छुटकारा पा सके। लेकिन वो आंखें बंद करने के बाद उसके अतीत की यादें और तेज़ी से आने लगती हैं। वो याद जब वो पहली बार मोरान से शशंक पीक में मिला था। उस दिन सूरज काफ़ी तेज़ी से चमक रहा था और वहाँ 20 एल्डर्स एक जगह खड़े हुए थे और एक दूसरे से फुसफुसाए जा रहे थे। लेकिन एल्डर युहेंग वो इन सब से अलग थे, यानी कि हमारे च्वेनिंग इतना बेवकूफ़ नहीं था कि इतनी तपती धूप में अकेला वहाँ खड़ा रहे। वो पेड़ की छाँव में खड़ा था। वो पेड़ हाइतेंग ब्लॉसम का था, यानी कि चेरी ब्लॉसम, जहाँ पर उसने अपने हाथ में एक आयरन ग्लव पहना हुआ था। वो इस लोहे के दस्ताने को ठीक कर रहा था ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी हो सके। जाहिर सी बात है, वो ये सब अपने लिए नहीं बना रहा था और उसे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। ये हथियार वो शशंक पीक के लोअर डेसिबल्स के लिए बना रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोअर कल्टीवेशन रील भूतों की नगरी के पास ही है, तो कभी दिक्कत में ये काम आ जाएगा,
क्योंकि जब भी कोई दिक्कत आती तो कुछ ना कुछ डिसिपल्स मारे जाते। और चिवेनिंग इन बातों को नोटिस करता है, भले ही वो कभी जिक्र नहीं करता, लेकिन वो इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने में लगा हुआ था, इसीलिए वो ये हथियार बनाता है। वहीं बाकी एल्डर्स एक मुद्दे पे बात कर रहे थे। उनमें से एक कहते हैं, क्या तुमने सुना, हमारे राजा का खोया हुआ भतीजा वापस मिल गया है, जो कि आग से बच के आया है। उस इमारत में जितने भी लोग थे सब मारे गए, केवल वही बचा है। अगर राजा ज़रा सी भी देरी कर देते तो मुझे डर है कि वो भतीजा, ये तो अच्छा है कि उसकी किस्मत अच्छी थी। दूसरे बोलते हैं, लगता है उनके पिताजी अंडरवर्ल्ड से अपने बच्चे को बचाना चाहते थे, लेकिन कितनी दुखद बात है ना, वो बचपन से ही अपने पिताजी से अलग रहा। उस बेचारे बच्चे ने बहुत कुछ झेला है। तीसरे बोलते हैं, इस बच्चे का नाम मोरान है ना, वो 15 साल का है ना, लेकिन ये नाम हल्का फुल्का नहीं है, उसको थोड़ा सा राज्य नाम देना चाहिए, है ना। इस बात पर एक एल्डर बोलते हैं, एल्डर शुआंग जी, आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। ये बच्चा वैश्यालय में पला बड़ा है। अच्छा होता अगर उसका कोई राज्य नाम होता, लेकिन ऐसी जगह पर राज्य नाम रखता कौन है। दूसरे एल्डर बोलते हैं, हाँ मैंने इस बारे में सुना था, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि राजा ने कुछ नामों के चयन करे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो उसको कौन सा नाम देंगे। शुआंग जी एल्डर कहते हैं, हमारे राजा अपने भतीजे से काफ़ी प्यार करते हैं। एक और एल्डर कहते हैं, जाहिर सी बात है, और ये बात केवल उन्हीं पर नहीं, मैडम वांग पर भी लागू होती है। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका भतीजा किस तरह से जी रहा था, तो मानो जैसे उनका दिल सा टूट गया हो। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि इस शिशंग पीक में कौन है जो इस बात से नाखुश है। वो हमारे राजकुमार हैं जिन्हें जन्नत ने पसंद करा है। ये बात सुनकर शुआंग जी एल्डर कहते हैं, एल्डर तानलांग, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तानलांग एल्डर कहते हैं, हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप तो जानते ही हैं, हमारे राजकुमार तो बड़ों का सम्मान तक नहीं करते। वो कितने अहंकारी हैं, और ऊपर से बस सारा दिन खेलते रहते हैं, और मुझे तो लगता है कि वो हाथ से निकल गए हैं। तभी एक एल्डर चिवेन्नी की ओर इशारा करते हुए तानलांग एल्डर को समझाते हैं और बोलते हैं, एल्डर तानलांग, मुझे तो लगता है कि आज आपने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। शुमेंग जन्नत का चही था, शिशंग पीक का राजकुमार और चिवेनिंग का डिसिपल। ये कहना कि शुमेंग हाथ से निकल गया है, तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि यहाँ चिवेनिंग की शिक्षा पर बात आ रही है। युहेंग एल्डर कभी भी अपने शिष्य को फालतू के ज्ञान धर्म नहीं सिखाते, और वो सीधा स्पिरिचुअलिटी और इमॉर्टलिटी पर फोकस करते हैं, जो कि काफ़ी अनोखे तरीके से सिखाई जाती है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बुरा है, गलती से ही सही, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो चिवेनिंग उन्हें ज़रूर जान से मार देगा। चिवेनिंग वो सारी बातें सुन रहा था जो सारे एल्डर्स कर रहे थे, लेकिन वो उन पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता। उसका इंटरेस्ट ये कि और लोग उसके बारे में क्या बातें बना रहे हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं था। उस इंटरेस्ट की जगह जहाँ वो अपना आयरन ग्लव बना रहा था, वो मन ही मन सोचे जा रहा था, इसका कवच मजबूत तो है, लेकिन इसमें लचीलापन कम है। अगर कोई मोटी त्वचा का राक्षस आ गया तो ये काम नहीं करेगा। मुझे पेविलियन जाकर इस पर और कील पाउडर डालना चाहिए, उससे शायद ये ठीक हो। ये देखकर कि चिवेनिंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, सारे एल्डर्स चैन की सांस लेते हैं कि वो आज बच गए। लेकिन उसने ये बातें सारी सुनी थी। अब वो एल्डर्स धीरे धीरे बात करने लगते हैं। राजा ने कहा था कि आज उनका भतीजा आकर अपने लिए एक शिजन का चयन करेगा। क्या, कितनी अजीब बात है। क्या राजा उसे खुद नहीं सिखा सकते? वो सिखा तो सकते हैं, लेकिन उसने शायद कभी भी कल्टीवेशन टेक्निक सीखी नहीं है,
तो उसकी कोर इतनी अच्छी नहीं है कि वो राजा की कल्टीवेशन स्किल्स सीख पाए। इसीलिए राजा ने हम सबको बुलाया है ताकि यंग मास्टर मो हम में से किसी को चुन पाए। एल्डर लुसुन शांति से आहें भरते हैं और कहते हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सब्जी हूँ जिसे यंग मास्टर मो आके चुनेंगे। हाँ, मेरी किस्मत। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। उन्होंने वही बात बोल दी जो उन सब के मन में चल रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद राजा खुद आते हैं और स्काई रीचिंग पैगोडा में अपने साथ एक छोटे लड़के को भी लाते हैं। चिवेनिंग बस एक नज़र उस लड़के की ओर डालता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी शक्ल ढंग से देख पाता, वो सीधा अपने काम में व्यस्त हो जाता है और अपने ग्लव्स को देखने लगता है और फिर वो वापस उसे नहीं देखता। अगर बात डिसिपल्स की करें तो शिशेंग पीक के नियम एकदम निराले थे। बाकी कबीलों में शिजुन्स के पास पावर होती है कि वो किसको अपना डिसिपल बनाना चाहते हैं, जहाँ एल्डर्स खुद अपनी पसंद से आकर अपने होने वाले डिसिपल का सर छूते हैं और कहते हैं, नौजवान लड़के, मुझे लगता है कि तुम में हिम्मत है, अब से तुम मेरे शिष्य हो। और वहाँ डिसिपल्स इनकार भी नहीं कर पाते। लेकिन शिशेंग पीक अलग था। यहाँ पर होने वाले सारे डिसिपल्स अपने शिजुन का खुद से चयन करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? शिशेंग पीक में 20 एल्डर्स हैं। जब डिसिपल्स शिशेंग पीक आ जाते हैं तो वो कुछ समय तक भाबते हैं कि उनकी पसंद का एल्डर कौन सा होगा, और कुछ समय तक परीक्षण करने के बाद वो अपनी पसंद का एल्डर चुनते हैं। और अगर एल्डर भी चाहते हैं कि इसे अपना डिसिपल बनाए तो सबके सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर एल्डर नहीं मानते तो उस डिसिपल की शिक्षा चालू नहीं होती और वो डिसिपल इधर उधर एल्डर की खातिरदारी करने लगता है ताकि अंत में आके एल्डर उसे स्वीकार कर ले। और वो तब भी नहीं मानते तो डिसिपल के पास एक मौका होता है कि वो उस एल्डर को छोड़ के किसी और एल्डर का चयन कर सकते हैं, और इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अगर हम लॉजिकली देखें तो चिवेनिंग, यूहेंग ऑफ द नाइट स्काई, जिसकी खूबियाँ अपरंपार हैं और उसकी स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं, ऊपर से वो इतना खूबसूरत है, तो उसके डिसिपल्स तो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। चिवेनिंग सुंदर ज़रूर था, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसका गुस्सा कितना ख़राब था। अफवाहें तो यहाँ तक फैल गई थी कि चिवेनिंग फीमेल डिसिपल्स को भी मारता है, वो भी उतनी ही बुरी तरह जिस तरह से वो मेल डिसिपल्स को मारता है। और कहा ये भी चाहता है कि वो अपने डिसिपल्स को नदी में फेंक देता है। तो ऐसी अफवाहें सुनकर काफ़ी कम लोग होते हैं जो चिवेनिंग को अपना शिजुन माने। इसीलिए यूहेंग ऑफ द नाइट स्काई के पास कोई डिसिपल नहीं था सिवाय शुमेंग, जो कि राजकुमार था, और शुमेंग का अच्छा दोस्त शिमी। इन दोनों के अलावा कभी चिवेनिंग ने किसी और को नहीं चुना। भले ही कोई इसके पास आए, वो इनकार कर देता। यहाँ स्काई रीचिंग पैगोडा में जो भी माहौल चल रहा था, चिवेनिंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे तो कोई डिसिपल चुनना ही नहीं था। और वो अपने वेपन को सेट करने लगता है। और ये सब करते वक्त चिवेनिंग ने कभी सोचा नहीं था कि मोरान उसको चुनेगा। वो मन ही मन अपने वेपन को देख के सोच रहा था, इसकी नुकीले नोकों को कैसे ठीक करूं। और वो इसमें इतना खोया हुआ था कि वो ध्यान ही नहीं देता कि राजा क्या बात कर रहे हैं, और उसे पता भी नहीं लगता कि कब ये चहल पहल वाली जगह एकदम शांत हो जाती है। जब चिवेनिंग थोड़ा ध्यान देता है कि एकदम से सब शांत कैसे हो गए, तो वो अपनी नज़रें अपने वेपन से हटाता है और बाहर की ओर देखने लगता है। जैसे ही वो अपनी नज़रें उठाता है, उसके सामने वही चेहरा आता है जो कि धूप में काफ़ी आकर्षक लग रहा था। वही सुंदर नौजवान लड़का जो कि उसकी ओर एक आशा से देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक मासूमियत सी थी जिसमें से उसके डिम्पल्स वाली मुस्कान
साफ साफ दिख रही थी। साथ ही साथ वो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी जिज्ञासु था और उस बात को जानना चाहता था। वो लड़का नया नया शशांक पीक में आया था, तो उसे यहाँ के नियमों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और वो लड़का सीधा च्यवनलिंग के आगे आ जाता है। जैसे ही वो उसके सामने आता है, च्यवनलिंग एकदम से पीछे हट जाता है, जैसे कि मानो उसे झटका लगा हो और इसकी वजह से उसका सर पेड़ से टकरा जाता है। वहीं वो छोटा लड़का अपनी आंखें बड़ी करता है और कहता है, आह। च्यवनलिंग चुप था और वो छोटा लड़का भी, और वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। च्यवनलिंग पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? छोटा मोरान मुस्कुराता है और कहता है, एल्डर, मैं आपको कब से देखे जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते? तो दोस्तों, ये डायलॉग मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देते, मुझ पे ध्यान दो, ये इस नावल का फेमस डायलॉग है, तो आप इसे ध्यान रखना। च्यवनलिंग ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने आप को दोष देता है कि उसने ये बातें क्यों नहीं सुनी और मौका दे दिया कि ये लड़का उसके पास आ सके। और वो मन में सोचता है, क्या चल रहा है, ये बच्चा ये कहाँ से आया? इसका नाम मो, आखिर मो के आगे क्या था? मोशाओ, मोजू, मोयू। हाँ। और च्यवनलिंग अपने आप को संभालता है और इस तरह का एक्सप्रेशन देता है जिस तरह से वो हमेशा देता हो, जिसका मतलब वो मोरान को ये बताना चाह रहा था, चले जाओ। उसकी फाइनिक्स आइज, जो कि एकदम से चौंकी हुई थी, वो एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन ले लेती हैं और वो अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी आदत थी कि वो अपना हाथ बढ़ाकर डिसिपल्स को डिसिप्लिन सिखाए। तुम। और जैसे ही वो कुछ बोल पाता, तभी छोटा मोरान उसका हाथ पकड़ लेता है। च्यवनलिंग एकदम से चौंक जाता है। वो यहाँ शशांक पीक में कुछ समय से रहने लगा है, लेकिन आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसका हाथ पकड़े। कुछ समय के लिए तो वो एकदम से जम गया था। च्यवनलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन में सोचता है, मैं अपना हाथ छुड़ाऊं या फिर इस लड़के के हाथ पर मारूं, या फिर इससे कहूं ये बदतमीजी है। नहीं, अगर मैंने इससे ये कहा तो ऐसा लगेगा कि मैं कोई लड़की हूँ जिसे ये छेड़ रहा हो, लेकिन अगर मैंने इसे मारा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करूँ, केवल हाथ खींच लूँ? नहीं, अगर मैं अपना हाथ खींच लूँगा तो इसे ढील मिल जाएगी, फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ज़्यादा अच्छा हो रहा हूँ। और च्यवनलिंग यही सोचता रहता है। ना तो वो अपना हाथ हटा पाता और ना ही वो कुछ कह पाता। छोटा मोरान हंसता है और कहता है, ये आपके हाथ पर क्या है? देखने में कितना प्यारा लग रहा है। क्या आप ऐसी चीज़ें बनाने सिखाते हैं? देखिए, मैं सबसे मिल लिया, सबने मुझे अपने नाम भी बता दिए, लेकिन आपने तो कुछ बोला भी नहीं। आप कौन से एल्डर हैं? अरे हाँ, आपके तो सर पे चोट लग गई ना अभी। क्या आपको सर में दर्द हो रहा है? मोरान भी ना एक संग इतने सारे सवाल पूछ लेता है। च्यवनलिंग के सर में तब तो दर्द नहीं हो रहा था, पर उसके इतने सारे सवाल सुनकर अब उसके सर में दर्द होने लगता है। आखिर वो जवाब दे तो किस सवाल पर दे? और वो काफ़ी इरिटेट होने लगता है, इतना इरिटेट कि उसके दूसरे हाथ से तियानवेन चमकने लगती है। जैसे ही बाकी एल्डर्स देखते हैं कि तियानवेन निकलने वाली है, वो सब के सब डर जाते हैं और चुपचाप एक कोने में जाके खड़े हो जाते हैं और सब मन में सोचते हैं, च्यवनलिंग क्या ये पागल है? पहली बार में ही यंग मास्टर मुंह को मारेगा। लेकिन च्यवनलिंग कहाँ निकाल पाता। जैसे ही उसके हाथ से तियानवेन निकलने वाली होती है, तभी मोरान उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। अब मोरान ने च्यवनलिंग के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। मोरान ये नहीं जानता था कि वो किस खतरे से मुकाबला कर रहा है, और वो उसके हाथों को करीब लाता है और कुछ देखने लगता है। फिर वो च्यवनलिंग की ओर देखता है और एक मुस्कान के साथ कहता है, मेरा नाम
मोरान है। मैं यहाँ अभी बाकी लोगों को नहीं जानता, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे आप सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो कैसा होगा कि अगर मैं आपको अपना शिजुन बना लूँ? ठीक है ना? ये तो सोच के एकदम परे था। सारे के सारे लोग एकदम से घबरा जाते हैं। सबके मुंह से निकलता है, हाँ क्या? ओह हाँ, वहीं तानलांग एल्डर कहते हैं, हाँ फालतू। और एल्डर लूशन जो कि अजीबोगरीब बातें कर रहे थे वो बोलते हैं, ये छोटे लड़के में कितनी हिम्मत है। ये ज़रूर एक बहादुर इंसान होगा। क्या ही पता आगे जाके इसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि हमारे एल्डर योहेंग को अपने ही काबू में ले ले। एल्डर कीशा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? कीशा एल्डर कहते हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, फिलहाल इतनी अश्लील बातें तो ना करें। एल्डर लूशन अपनी आंखें घुमाते हैं और कहते हैं, ठीक है समझ गया, चलिए मैं इसे और अच्छे से कहता हूँ। इस लड़के में काफ़ी हिम्मत है, इतनी हिम्मत कि ये एल्डर योहेंग को अपने बिस्तर पे ला देगा। वहीं कीशा एल्डर एकदम से चुप पड़ जाते हैं और उनके मन में आता है कि वो अभी एल्डर लूशन को शिशंग पीक की खाई में फेंकाएं। इन सभी एल्डरों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एल्डर शुआंगजी एल्डर थे। उनकी टेक्निक सीखना काफ़ी आसान था और वो इतने प्यारे स्वभाव के थे कि सारे बच्चे उन्हें पसंद करते थे। इसीलिए शिशंग पीक में ज़्यादातर डिसिपल उन्हें ही अपना शिजुन मानते हैं। च्युएननिंग ने भी यही सोचा था कि मोरान आगे जाके शुआंगजी एल्डर को ही चुनेगा, और अगर एल्डर शुआंगजी नहीं तो एल्डर पोजुन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज हैं। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो उसको ही चुन बैठेगा। मोरान उसके इतने करीब खड़ा हुआ था कि उसके चेहरे पर अपनापन और खुशी साफ साफ दिख रही थी। उसे अभी से ही च्युएननिंग काफ़ी पसंद आ गया था। च्युएननिंग को लग रहा था कि जैसे कि वो कोई सब्जी हो जिसे एकदम से चुन लिया गया हो, और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो इस बदतमीज़ लड़के को अपना डिसिपल कैसे बना सकता है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप बताना कि आपको मोरान और च्युएननिंग की पहली मुलाकात कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको च्युएननिंग की तरह मीठा खाना पसंद है या फिर मोरान की तरह तीखा। और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।